नमस्कार, जय हिंद भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको पढ़ के आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है? और चैनल पे अगर जो नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? तो मैं आज जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है सर्वे, जिसको हिंदी में सर्वेक्षण बोलते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है? मैंने बिल्डिंग मटेरियल के और सॉइल का एक क्लास किया, बिल्डिंग मटेरियल के मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है? आज पहला चैप्टर है सर्वे का ये, तो ध्यान से पढ़िएगा और बने रहिए हमारे साथ में। मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास लाता रहूँगा जिससे देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सर्वेक्षण। आज की पार्टी होती है सर्वेक्षण के साथ में। सर्वेक्षण चैप्टर 1, सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। तो ये हो गया इसका नाम चैप्टर का, ठीक। अब आइए देखते हैं सर्वेक्षण होता क्या है। पृथ्वी की सतह पर बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियाँ, जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर जो सापेक्ष स्थितियाँ हैं रैखिक होती हैं या कोणीय, दोनों हो, दोनों या फिर दोनों, ठीक, रैखिक या कोणीय दोनों, मापों के द्वारा निकालने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक। जो पृथ्वी की सतह पर बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियाँ रैखिक या कोणीय या दोनों मापों के द्वारा निकालने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के विभिन्न भागों के मानचित्रों, अनुविक्षेप, क्षैतिज समतल के क्षेत्रफलों को पेपर पर तैयार करना होता है। तो सर्वेक्षण में आम भाषा में ये कहते हैं कि जैसे कोई समतल ज़मीन है तो उसका सर्वेक्षण करके किसी पेपर पे उसका नक्शा बनाना ही सर्वेक्षण कहलाता है। ये आम भाषा में इसको सर्वेक्षण का डिफिनेशन होता है, ठीक। और ये जो बुक में ये डिफिनेशन लिखी है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर्वेक्षण का वर्गीकरण। सर्वेक्षण का वर्गीकरण देखते हैं। सर्वेक्षण को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला है समतल सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन सर्वे। दूसरा है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। दूसरा तो पहला आते हैं समतल सर्वेक्षण। क्या होता है? इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। इसको आपको रट ही लेना है कि इस पृथ्वी की वक्रता पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, तो मतलब नहीं दिया जाता है समतल सर्वेक्षण में, क्योंकि ये जेई के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आपको ये याद रखना है। तथा भूपृष्ठ को समतल मान लिया जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ज़्यादातर समतल सर्वेक्षण को ही अपनाया जाता है। तो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जो ज़्यादातर ये समतल सर्वेक्षण, प्लेन सर्वे ही अपनाया जाता है। अब ये इसका क्या करते हैं समतल सर्वेक्षण? समतल सर्वेक्षण छोटे क्षेत्रों तथा कम महत्व के कार्यों के लिए अपनाया जाता है। तो ये जो समतल सर्वेक्षण है वो छोटे कार्यों के लिए अपनाया जाता है और कम महत्व वाले कार्यों के लिए अपनाया जाता है। सामान्यतः जो है 260 किलोमीटर स्क्वायर तक के क्षेत्र छोटे क्षेत्र माने जाते हैं। तो जो 260 किलोमीटर पर स्क्वायर वाले क्षेत्र जो हैं वो छोटे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, मतलब जियोडेटिक सर्वे। क्या होता है? इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की शक्ल और वक्रता पर ध्यान दिया जाता है। देखिए समतल सर्वेक्षण में उसमें ध्यान नहीं दिया जाता था वक्रता पर, ठीक। इसमें क्या है, इसमें जो है पृथ्वी की शक्ल और वक्रता पर पूरा ध्यान दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तथा भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाएं वक्र मान ली जाती हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए कौन से सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता और शक्ल पर ध्यान दिया जाता है,
या तो फिर ऐसे पूछ लेते हैं, कौन सा सर्वेक्षण है जिसमें पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में 2 पॉइंट हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक, तो इसको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पर्याप्त दूरी पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, सॉरी यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है ये, नियंत्रण स्टेशन स्थापित किए जाते हैं, जिनके संदर्भ में कम महत्व वाले सर्वेक्षण कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक, तो ये भी 2 पॉइंट हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अन्य आधारों पर सर्वेक्षण, तो अन्य आधार पर सर्वेक्षण कौन कौन से होते हैं? तो पहला है क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड बेस्ड सर्वे। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पर्पस बेस्ड सर्वे। तीसरा है उपकरणों के आधार पर सर्वेक्षण, मतलब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे। और चौथा है विधि आधारित सर्वेक्षण, मेथड एम्प्लॉय सर्वे। तो इनके बारे में आइए पढ़ते हैं डिटेल में। पहला है क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत आते हैं सर्वेक्षण, देखिए कौन कौन से आते हैं। पहला आता है स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। तो यह सर्वेक्षण भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, नदी, झील तथा मानव रचित आकृतियाँ जैसे शहर, गांव, सड़क, रेल मार्ग की स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो स्थलाकृत सर्वेक्षण में प्राकृतिक और मानव रचित दोनों आकृतियों का आकार ज्ञात करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। दूसरा आता है भूकर सर्वेक्षण, कैडेस्ट्रल सर्वे। यह सर्वेक्षण क्षेत्र, राज्यों की सीमा निर्धारित करने तथा उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो भूकर सर्वेक्षण जो है वो राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ऐसे आता है, पूछता है वह कौन सा सर्वेक्षण है जिसमें राज्यों की सीमा निर्धारित की जाती है। तो 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसमें आपको भूकर सर्वेक्षण पे टिक करना होता है। इसका आप इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे, क्योंकि भूकर सर्वेक्षण कभी कभी नहीं देता, इसका नाम बदल के दे देता है। नगर सर्वेक्षण कौन सा होता है? सिटी सर्वेक्षण। नगरों के अंदर स्थित नालियों, सीवरों, सड़कों, भवनों व खुले क्षेत्रों की जानकारी तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। तो नगर सर्वेक्षण जो है, नगर के अंदर जो नालियाँ होती हैं, सीवर होते हैं, सड़क होते हैं, भवन होते हैं, उनकी जानकारी ज्ञात करने के लिए नगर सर्वेक्षण किया जाता है। जल राशि सर्वेक्षण क्या होता है? यह सर्वेक्षण झीलों, नदियों, जलाशयों व समुद्रों में जल का विस्तार, गहराई व गति इत्यादि ज्ञात करने के लिए जल राशि सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हवाई सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरियल सर्वे। यह सर्वेक्षण भूकंप, सूखा, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों तथा अन्य भौगोलिक दृश्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयानों द्वारा किया जाता है। मतलब जहाँ पे भूकंप आ जाता है या फिर सूखा या बाढ़ आ जाती है, तो उनका जो वायुयानों द्वारा सर्वेक्षण करते हैं वो हवाई सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है खगोलीय सर्वेक्षण, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा आकाश के ग्रहों के संदर्भ में पृथ्वी पर बिंदुओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात की जाती है। तो मतलब आकाश के ग्रहों के संदर्भ में पृथ्वी पर बिंदुओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात करने के लिए खगोलीय सर्वेक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण क्या होता है? उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण निम्न सारणी में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये पहले देखते हैं। पहला है जल विज्ञान सर्वेक्षण, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। भूमिगत जल की मात्रा, उपलब्धता एवं विस्तार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। जो भूमिगत जो जल होता है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए जल विज्ञान सर्वेक्षण किया जाता है। नंबर 2, इंजीनियरिंग सर्वे। नगर, सड़क, पुल आदि परियोजना व अभिकल्पन के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं खान सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइन सर्वे। तो खान में आपको तो पता ही होगा, भूमि सतह के नीचे खनिज पदार्थों के भंडार के विस्तार का पता लगाने के लिए खान सर्वेक्षण किया जाता है। तो जो भूमि सतह के नीचे होते हैं खनिज पदार्थ, उनका पता लगाने के लिए खान सर्वेक्षण किया जाता है, माइन सर्वे सॉरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पुरातत्व आर्कोलॉजिकल सर्वे। भूमि सतह के नीचे दबी पुरानी वस्तुएं अवशेषों की खोज करने के लिए यह सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण किया जाता है। भूमि सतह के नीचे दबी पुरानी वस्तुएं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है की जो खोज की थी, ये पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने ही की थी। तो जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के नीचे दबी हैं, उनको खोद के निकालने के लिए पुरातत्व एक सर्वेक्षण होता है, वो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सैनिक सर्वेक्षण, मिलिट्री सर्वे। महत्वपूर्ण निशानों, बिंदुओं, ठिकानों, मार्गों, दर्रों, पुलों आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए मिलिट्री सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे। पृथ्वी सतह के नीचे स्थित चट्टानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, पृथ्वी सतह के नीचे जो चट्टानें होती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट आते हैं विधि आधारित सर्वेक्षण। विधि आधारित सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत निम्न दो प्रणाली हैं। एक है त्रिकोणन सर्वेक्षण, ट्रिएंगुलेशन सर्वे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा है चंक्रम सर्वेक्षण, ट्रेवर्जिंग सर्वे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें आपको यही दो याद रखने हैं कि त्रिकोणीय सर्वेक्षण और चंक्रन सर्वेक्षण। ये बाद में आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे चैप्टरों में ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या हैं। तो देखिए इसके दो हैं मूल सिद्धांत। क्या है, जो कार्य है वो पूर्ण से अंश की ओर कार्य बढ़ाना, ठीक। और दूसरा है नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं। सर्वे कहीं भी करने जाएंगे तो ये आपको याद ही रखना है कि जो पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य को बढ़ाते हैं, ठीक, और जो नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां क्या होती हैं, तो इसमें तीन तरह की त्रुटियां होती हैं। पहली होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है उपकरण, और तीसरी होती है व्यक्तिगत त्रुटि। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। प्राकृतिक त्रुटि कैसी होती है। यह त्रुटि जो है आंधी, ताप, वर्षा, तेज धूप, बर्तन, चुंबकीय दिक्पात आदि के कारण होती है। प्राकृतिक त्रुटि जो है आंधी, ताप, ज़्यादा ताप हो गया तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एरर आ जाता है, ठीक है। तेज़ धूप से, आंधी आएगी तब, अब मशीन लगाएं, जैसे आंधी आ गई तो मशीन हिल जाती है, तो ये प्राकृतिक त्रुटि आ जाती है। उपकरण त्रुटि में ये होता है, जैसे कोई उपकरण है उसमें कुछ त्रुटि है तो उस वजह से ये त्रुटि हो जाती है। दोषपूर्ण या गलत उपकरण प्रयोग करने से यह त्रुटि आती है। नंबर 3 है व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। यह त्रुटि सर्वेक्षण द्वारा जल्दबाजी करने से या सर्वेक्षक की लापरवाही या भूल करने से आती है। अब क्या करते हैं, जैसे कोई जाते हैं सर्वे करने, मशीन लगा दी, ठीक है। अब नहीं पता है तो जैसे सर्वे जो भी कर रहा है उसका पैर लग गया ट्राईपैड पे, या तो वो मशीन हिल जाती है, तो ये व्यक्तिगत त्रुटि होती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। त्रुटियों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। एक है संचयी त्रुटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव एरर। दूसरी होती है प्रतिकारी त्रुटि, जिसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ये दो त्रुटि होती हैं, ठीक। तो संचयी त्रुटि ये क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह त्रुटि एक ही दिशा में बढ़ती है और संचारित होती रहती है। तो ये जो त्रुटि होती है एक ही दिशा में बढ़ती है, ठीक, और अपना संचार करती रहती है। इस त्रुटि के कारण सर्वेक्षण कार्य के माप या तो वास्तविक माप से अधिक होते हैं अथवा कम होते हैं। तो ये इस त्रुटि में जो
माप होते हैं, या तो वो जो वास्तविक माप होता है, जो एक्चुअल वो होता है मेजरमेंट, या तो वो अधिक होते हैं या फिर कम होते हैं, ठीक, वास्तविक माप से। तो इनके बारे में देख लेते हैं। वास्तविक माप से अगर जो कम हुआ तो क्या होता है, ज़्यादा हुआ तो क्या होता है। जो त्रुटि किसी माप को वास्तविक माप से बढ़ा दें उसे धनात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक। और जो त्रुटि किसी माप को वास्तविक से घटा दें उसे ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रतिकारी त्रुटि, यह त्रुटि कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी दिशा में घटती है, ठीक। वो क्या थी, संचयी त्रुटि में क्या था कि वो मतलब एक ही दिशा में होती है, और ये कभी एक दिशा में होती है तो कभी दूसरी दिशा में घटती है, और इस प्रकार दूसरी को स्वयं ही काटती रहती है, और एक दूसरे को जो है, जैसे कहीं यहाँ हुई फिर इधर हुई, तो ये एक दूसरे को काटती रहती हैं त्रुटियाँ, ठीक। तो ये होती है प्रतिकारी त्रुटि। इस त्रुटि का अंत में जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है, मतलब कुछ नहीं रह जाता, जीरो हो जाता है। सर्वेक्षण कार्य के चरण, चरण कौन से होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले क्या होता है, कोई भी काम करते हैं तो उसका पहले आयोजन करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद उपकरण की देखभाल या समायोजन करते हैं, ठीक। फिर तीसरा क्या करते हैं, क्षेत्र तथा परीक्षण करते हैं। क्षेत्रकार, मशीन को किसी क्षेत्र पर ले गए, वहाँ पे लगाना, उसकी प्लानिंग करने, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उपकरण लेके क्षेत्र पे लगा के फिर जो पूरा डाटा होता है उसका दफ्तर कार्य में पूरा वो करते हैं, ब्यौरा एक नक्शे पे बनाते हैं, ठीक। तो ये होते हैं इसके चरण, 4 चरण होते हैं। दूरी मापने की विधियाँ, मेथड ऑफ, तो इसकी 2 विधि हैं, एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है अप्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि क्षेत्र के आवीक्षण तथा सामान्य सर्वेक्षण कार्य के लिए अपनाई जाती है। जो प्रत्यक्ष विधि है क्षेत्र के आवीक्षण तथा सामान्य कार्य के लिए, सामान्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए यह प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत और भी विधियाँ आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके अंतर्गत ये दूरी मापने की विधियाँ हैं, ठीक है। तो पहली है प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। और इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि में पहला होता है कदम गिनकर, ठीक। दूसरा होता है कदम मापी द्वारा। तीसरा होता है परिभ्रमक द्वारा। चौथा होता है पेडोमीटर द्वारा। पांचवा होता है गतिमापक द्वारा। और छठा होता है जरीब व फीते द्वारा जो दूरी मापते हैं प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि में इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है प्रकाशीय यंत्र विधि, दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा दूरी मापन, ठीक। तो ये प्रत्यक्ष विधि में 2 हो गई, प्रकाशीय यंत्र विधि और विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा दूरी मापन। दूसरा आता है कोणीय मापन विधि। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोणीय मापन विधि, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। इसके लिए निम्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, एक है दिक् सूचक जिसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, दूसरा है बक्स सेक्सटेंट एवं थियोडोलाइट, ठीक। तो ये 2 कोणीय मापन विधियाँ हैं जिसके बारे में थियोडोलाइट और ये कंपास के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले यहाँ ये इस वाले चैप्टर को देखते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट मापन तथा इकाइयाँ। मापन तथा मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं, तो यह 2 प्रकार के होता है। पहला होता है रैखिक माप लीनियर मेजरमेंट, दूसरा होता है कोणीय माप एंगुलर मेजरमेंट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं रैखिक माप क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। रैखिक, यह माप 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जो माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं, ठीक, उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। रैखिक माप में 2 होते हैं, जो माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं, और जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिए जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 कोणीय माप एंगुलर मेजरमेंट। ये क्या होता है, यह माप सदैव किसी संदर्भ रेखा या मोतर अथवा समतल से लिए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक क्षैतिज कोणीय माप, ऊर्ध्वाधर कोणीय माप, ठीक।
नेक्स्ट है पैमाना। स्केल क्या होता है ये ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक, ध्यान से समझिएगा आप, ध्यान से सुनिएगा इसको। नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा क्षेत्र पर ली गई तदनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को पैमाना कहते हैं। फिर एक बार से सुनिएगा। नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी, जो नक्शे पर दूरी दिखाई जाती है, तथा क्षेत्र पर, जो क्षेत्र पर दूरी ली जाती है, उसके तदनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक, मतलब नक्शे पर ली गई दूरी और क्षेत्र पर ली गई दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा। पैमाने को हम माप की इकाई में प्रदर्शित ना करके अनुपात के रूप में दिखाते हैं, जिसे निरूपक भिन्न कहते हैं। आरएफ जिसको बोलते हैं, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप रट लीजिए। आरएफ बराबर होता है नक्शे पर दूरी, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस ऑन मैप, और क्षेत्र पर दूरी मतलब डिस्टेंस ऑन एरिया। तो ये दो हो गया इसका ये हो गया फार्मूला आरएफ का। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ये आप आगे आपके बहुत काम आने वाला है। अभी जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको ये फार्मूला बार बार वो करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, और जो अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आएंगे एग्ज़ाम में, हो सकता है उसी तरह से। तो आप बने रहिएगा, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, इतने, और वीडियो को लाइक कर दो, तो फ्री में होता है, कौन से उसमें आपके पैसे लगते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिएगा। नेक्स्ट आते हैं पैमाने के प्रकार, टाइप ऑफ स्केल क्या होता है। तो पैमाने दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्राफी पैमाना, दूसरा होता है वर्नियर पैमाना। ग्राफी पैमाने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल स्केल, वर्नियर पैमाने को वर्नियर स्केल ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। ठीक, नंबर 1 है ग्राफिक पैमाना, ग्राफिकल स्केल। यह पैमाना निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधारण पैमाना जिसको प्लेन स्केल बोलते हैं, दूसरा होता है विकर्ण पैमाना जिसको डायगोनल स्केल बोलते हैं। इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो साधारण पैमाना होता है इस पर केवल दो माप पढ़े जा सकते हैं। कौन कौन से? कोई भी दो माप पढ़े जा सकते हैं, जैसे कि मीटर व डेसीमीटर, फुट व इंच। जो विकर्ण पैमाना होता है उस पर तीन माप लिए जा सकते हैं, ठीक, जैसे कि मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया और सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इसमें क्या था, गज हो गया, फुट हो गया या इंच हो गया। तो जो साधारण पैमाने हैं इस पे दो माप लिए जाते हैं और विकर्ण में तीन। तो ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन आते हैं कि ये पूछ लेता है कि बताइए कौन सा पैमाना है जिसमें दो माप पढ़े जाते हैं। ऑप्शन में दे देगा विकर्ण पैमाना, साधारण पैमाना, ये पैमाना, वो पैमाना, जितने भी पैमाने होंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। विकर्ण पैमाने में तीन माप लिए जाते हैं, साधारण पैमाने में दो माप लिए जाते हैं। ठीक, आइए अब यहाँ पे देखते हैं चित्र में। ये देखिए साधारण है, साधारण मापनी है, प्लेन स्केल है। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे डेसीमीटर है और इधर ये मीटर है। ठीक, तो यहाँ पे दो हैं। इसी तरह विकर्ण में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे डेसीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे विकर्ण पैमाने में तीन माप पढ़े जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वर्नियर पैमाना। ये क्या होता है? यह पैमाना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीधा वर्नियर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर। इसमें वर्नियर तथा मुख्य स्केल के अंक एक ही दिशा में बढ़ते हैं और वर्नियर के n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होते हैं, अर्थात वर्नियर का भाग मुख्य स्केल के भाग से छोटा होता है। इसका ये फार्मूला होता है NV बराबर n-1 इंटू एस। ये आपको याद रखना है। सीधा वर्नियर का ये फार्मूला पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ फार्मूला ही पूछता है।
कि सीधा वर्नियर का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ये हो गया एकल सीधा वर्नियर। ठीक, यहाँ पे ये रीडिंग हो गई, ये अल्पतमांक 0.1 ही रहता है, ये इधर को अंकों का ये बढ़ाना होता है। ठीक, नेक्स्ट ये है दोहरा सीधा वर्नियर। ठीक, ये वर्नियर हो गया, ये मुख्य स्केल है। ठीक, और यहाँ पे अंक इधर बढ़ते हैं। ये ऊपर जो ये इधर ये लेफ्ट वर्नियर है, ये राइट वर्नियर है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पश्चगामी वर्नियर। पश्चगामी वर्नियर में वर्नियर तथा मुख्य स्केल के अंक विपरीत होते हैं, उसमें एक ही दिशा में होते हैं सीधे वर्नियर में जो अंक, और इसमें जो अंक हैं विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, और वर्नियर के n भाग मुख्य स्केल के n+1 भाग के बराबर होते हैं। n+1 भाग के बराबर होते हैं, उसमें n-1 भाग के बराबर थे। ठीक, अर्थात वर्नियर का भाग मुख्य स्केल के भाग से बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, वर्नियर का जो भाग है मुख्य स्केल के भाग से बड़ा होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ कौन सा वर्नियर है जिसका भाग जो है मुख्य स्केल भाग से बड़ा है या फिर छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं एग्ज़ाम में जेई के। तो ये भी आपको याद रखिएगा, और मेन है ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछ चुके हैं। पश्चगामी वर्नियर का इतना याद रखिएगा, जो पश्चगामी जो है वो विपरीत होता है, और इसका जो मुख्य भाग है वर्नियर, जो वर्नियर भाग है, वर्नियर का जो भाग होता है मुख्य स्केल से बड़ा, मुख्य स्केल के भाग से बड़ा होता है, और इसमें n+1 भाग के बराबर होता है। ठीक, उसमें 1 - n भाग के बराबर था। ठीक, और उसमें जो मुख्य स्केल के भाग से छोटा होता है जो वर्नियर का भाग। ठीक, तो ये आपको 2-4 पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। अब वर्नियर का अल्पतम अंक क्या होता है, लीस्ट काउंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है S/n। आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब आपको शायद कुछ अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। S बराबर होता है, ये S बराबर होता है मुख्य स्केल से मुख्य स्केल से सबसे छोटे भाग का मान S होता है। N होता है वर्नियर के भागों की संख्या, और V होता है वर्नियर से सबसे छोटे भाग का मान। यहाँ पे जो V है, ये वाला V, तो यहाँ पे वर्नियर के सबसे छोटे भाग का मान होता है। ठीक, इसमें जो एन वी बराबर होता है n-1 इंटू एस, जो ये V होता है वो ये होता है। ठीक, वर्नियर से, और S ये होता है, और n होता है ये। ठीक, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सिकुड़न पैमाना, श्रिंकेज स्केल। तो इसका ये भी फार्मूला होता है, सिकुड़न पैमाना बराबर होता है मूल पैमाना गुणे संकुचन गुणांक। ठीक, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक, जब जैसे कोई मैप होता है तो उसको जब मोड़ के रखते हैं तो कभी वो सिकुड़ जाता है, तो उसका ये सिकुड़न पैमाना निकाला जाता है इसी फार्मूले से। ठीक है, जो मूल पैमाना होता है गुणे संकुचन गुणांक होता है, और संकुचन गुणांक का जो फार्मूला होता है वो होता है सिकुड़न, जो जितना मैप होता है वो सिकुड़ता है उसकी लंबाई गुणे वास्तविक, जितनी मैप की पूरी वास्तविक लंबाई होती है। ठीक, तो ये संकुचन गुणांक इससे निकलता है। तो ये दोनों भी फार्मूले आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैमाना का स्वरूप क्या होता है, तो ये बड़ा पैमाना होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे RF बराबर होता है, RF इज ग्रेटर देन 1/10,000। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो ये 1000 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 10 मीटर में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे इसी। ठीक, तो यहाँ पे RF बराबर ऐसे ही निकाला जाता है। मध्यवर्ती पैमाने के लिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है
10 मीटर से 100 मीटर तक। तो इसमें भी यही किया गया है। ठीक। छोटा पैमाना क्या होता है? छोटा पैमाना में 1 सेंटीमीटर 100 मीटर से छोटा होता है, तो RF इज लेस देन 1/10,000 हो गया। ठीक। ये सॉरी, यहाँ पे ये 1000 होगा, ये 10,000 नहीं है। ठीक, यहाँ पे 1000 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे 1/1000 होगा। आप लोग इसको अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं विभिन्न सर्वेक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त पैमाना। ठीक। तो सर्वेक्षण के प्रकार, पैमाना और निरूपक भिन्न। ये क्या होता है? भवन मानचित्र के लिए क्या होता है? पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर मानते हैं भवन के लिए। नगर प्लानिंग के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मानते हैं। ठीक। और मार्ग सर्वेक्षण के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर मार्ग सर्वेक्षण के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मानते हैं। ठीक। और भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर मानते हैं। तो यहाँ पे RF जो होता है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 है, 10 मीटर है। ठीक। तो RF ऐसे निकालते हैं। तो 1 मीटर में बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 है, 100 गुणे 10 कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, 1000 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे 1/1000 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 100 गुणे 100 करेंगे तो 1/10,000 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये पैमाना बदलते हैं, RF निकालते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, तो 5 गुणे 100 500 मीटर RF ये हो गया। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब 50 मीटर, तो 1/5000। स्थलाकृत नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। 0.2 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर होता है। और भौगोलिक नक्शे के लिए पैमाना क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 150 किलोमीटर पैमाना मापते हैं भौगोलिक नक्शे के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। ये आपको याद रखिएगा। और ये बराबर होता है 3.281 फुट के बराबर। 1 मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, या फुट होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 32 बिस्वा व या 1.6 बीघा में 1 एकड़ होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो 32 बिस्वा या 1.6 बीघा में 1 एकड़ होता है, ये होता है 4840 वर्ग गज, मतलब 4840 वर्ग गज। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर मारिए अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको भी क्लास के बारे में पता चले। और ऐसे बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास लाऊंगा। और हाँ, मैं इस चैप्टर के बाद इसी चैप्टर की MCQ भी कराऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आप बने रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज। टेक केयर।